आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th का SCERT BTBC बुक का पहला अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे, स्थिति एवं विस्तार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्थिति एवं विस्तार। हमारा देश भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। विश्व का पहला गणराज्य कौन था? वैशाली गणराज्य था। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। अब हम लोग भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार फैला हुआ। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहने का मतलब है जो अंडमान निकोबार से हम लोग अगर शुरू करते हैं तब वहाँ से हम लोग 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में भी बांटने का काम करती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है मुख्य भूमि से अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री कितना मिनट तक है? 6 मिनट तक है। ठीक है, एक सिंगल लाइन मिनट को दर्शाता है। अगर एक और संख्या पे डबल लाइन अगर रहेगा तो वो सेकंड को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम में कहाँ? पश्चिम में देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। ये मुख्य भूमि का है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है, अगर हम यहाँ से अगर मापने का अगर काम करते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट तक का हमारा आएगा। 6 डिग्री 45 मिनट तक का आएगा। और ये जो बीचों बीच का जो रेखा है, ये रेखा कितने डिग्री तक का है? 23.5 डिग्री का है। कितने डिग्री से है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के 2 बराबर भागों में बांटने का भी काम करती है। अब हम लोग देखेंगे भारत का नक्शा। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर से भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का नाम पूछा जाए तो कन्याकुमारी। अगर पश्चिमी बिंदु का नाम पूछा जाए तो गौर माता या गुहार मोती।
अगर पूर्वी बिंदु का नाम पूछा जाए तो कीवीथु। पूर्वी बिंदु का नाम क्या हो गया? कीवीथु हो गया। अब हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु की कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, भारत का आकार के बारे में समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 में भारत के क्षेत्रफल को सापेक्षिक स्थिति को विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है रूस है। पहले नंबर पर कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। तीसरा में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन है? चीन। पाँचवें नंबर पर कौन है? ब्राज़ील। छठे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा क्रम है? 7वें नंबर पर है। तो ये हो गया क्या? क्रम के अनुसार हम लोग भारत की स्थिति को देख लिए कितने नंबर पर है। तो अगर रूस के क्षेत्रफल को बात कही जाए, रूस का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर वहीं कनाडा की बात किया जाए तो 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका की बात किया जाए तो 98.0 वर्ग किलोमीटर है। चीन का बात किया जाए तो 95.9 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील का बात किया जाए तो 85.4 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया तो 76.6 वर्ग किलोमीटर है। और भारत क्या है? 32.8 वर्ग किलोमीटर क्या इसका कुल क्षेत्रफल है। अब हम लोग देखते हैं स्रोत। वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट 2025 पॉपुलेशन रिफॉर्म्स ब्यूरो जो है वाशिंगटन डीसी पर आधारित है। किस पर आधारित है? वाशिंगटन डीसी पर आधारित है। विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश को हम लोग समझते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा, हम लोग विश्व के 7 बड़े देश को समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, बहुत ही बड़ा है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा की कितनी गुनी है? तो 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। भारत द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। बोला गया है कि भारतीय द्वीपों को तटीय सीमा रेखा को भी अगर सम्मिलित करने पर इसकी जो कुल लंबाई आती है 7516.6 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। अब हम लोग इसको समझते हैं इस लाइन को कि उत्तरी भाग क्या है? भारत का उत्तरी भाग क्या है? चौड़ा है। और दक्षिणी भाग क्या है? लगभग दक्षिणी भाग जो देखा जाए जो कर्क रेखा जो यहाँ से जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो बांटती है भारत के 2 भागों में, 2 बराबर भागों में से जो बांटती है, तो इसी के जस्ट अगर नीचे आए तो 22 डिग्री से नीचे अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है पतली होती चली जाती है। अब हम लोग आगे समझते हैं। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल पतला सा हो गया है। इसी पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम लोग? अंतरीप बोला गया। क्या बोला गया? अंतरीप बोला गया है। इसे कुमारी अंतरीप भी या कन्याकुमारी कहते हैं। तो कुमारी को हम लोग अगर समझते हैं तो दक्षिण भारत में कुमारी जो होती है एक कृषि का नाम दिया गया है। कुमारी वहाँ पर क्या है? एक कृषि है, तो इसे कुमारी अंतरीप बोला गया है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा क्षेत्र जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ, जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया? अंतरीप हो गया। बच्चों विश्व में विद्यमान अन्य अंतरीप को नाम इकट्ठा करें। भारत के
प्रायद्वीप आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी होती है। कहने का मतलब है, इधर से देखा जाए तो पश्चिम में कौन है? अरब सागर। पश्चिम में कौन है? अरब सागर। पूरब में कौन है? बंगाल की खाड़ी। पूरब में कौन है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। यही तीनों मिलकर के यहाँ पे विशाल प्रायद्वीप का निर्माण किया है। इसीलिए इसकी तटीय सीमा क्या है? काफ़ी लंबी होती है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्व सीमा नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। अब हम लोग समझते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाती है? कम होते चली जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे अंतर देशांतरीय दूरी क्या होगी? कम होती चली जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच का जो समय अंतराल है 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। कहने का मतलब है कि कच्छ के रन में यहाँ पर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट है देशांतरीय विस्तार और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाता है। तो अगर इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो 24 घंटा 60 डिवाइडेड बाई 360 तो कितना हो गया? 6 छंग 36, 6 चौके 24, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री? 4 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में कितना डिग्री? 4 डिग्री का अंतर हम लोग देख सकते हैं। तो 1 मिनट में 4 डिग्री, तो इसीलिए हम लोग देखा जाए तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में लगभग 30 मिनट का अंतर है। तो अगर हम इसे 30 से गुणा कर दें तो 30 चौके कितना होगा? 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच की जो समय अंतराल है कितना है? 2 घंटे का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक देशांतर रेखा पूछा गया क्वेश्चन है, कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसका मानक मध्यम रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। अब हम लोग आगे समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का भी काम करती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची से तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से होकर के गुजरती है, जो है झारखंड। कर्क रेखा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से गुजरती है, तो वो कौन सा है? झारखंड की राजधानी रांची है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। ठीक है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। इसके परिणामतः क्या होता है कि सूर्य
ताप यहाँ पर कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भाग का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट होता है। जहाँ पे अगर दक्षिणी भाग को हम देखें, केरल और तमिलनाडु को अगर ध्यान से देखें तो विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल में का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करते हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ती है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी क्या होती है? पड़ती है। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 45 मिनट का अंतर होता है। जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यहाँ कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5 घंटे का अंतर होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसी का जस्ट उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। अब हम लोग ये थोड़ा सा डब्बा को पढ़ लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम जो है भारतीय मानक समय रेखा कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत की घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले हो जाती है। इसको देखते हैं। मानचित्र पर विभिन्न दर्रों का नाम एवं स्थिति का ज्ञात करें। भारत तथा विश्व को हम लोग समझते हैं। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। क्या कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकृति को अगर हम ध्यान से देखते हैं के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत के कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर के ऊपर में स्थित है। इस तरह से है, यह है हमारा हिंद महासागर। और पश्चिमी तट से यूरोपीय, अगर हम इधर से अगर देखते हैं तब पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशियाई के जितने भी देश हैं, अफ्रीका से क्या होगा? संलग्न होगा। अब पूर्वी तट को हम अगर देखते हैं, पूर्वी तट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी भी अन्य देशों के पास नहीं है। इसीलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। इसीलिए ही महासागर का नाम भारत देश पर रखा गया है। चित्र 1.3 में हम लोग देखेंगे। ज्ञात कीजिए बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है या किस राज्य में स्थित है? तो देखा जाए तो बोध गया जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व यह है कि यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रे से भी था। अब भारत की जो संपर्क है सिर्फ समुद्री मार्ग से नहीं था, बल्कि जो हिमालय के जो दर्रे थे उससे भी यहाँ पे आवागमन होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषद, विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के किनारों पर तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं टोटल महादेश। सबसे पहले एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद चौथा में है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है 5वां में
अंटार्कटिका, छठा में है यूरोप, सातवां में है ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने महादेश हो गए? 7 महादेश हो गए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? एक नंबर पर एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। 7 बड़े महादेश को हम लोग समझ गए। भारत के पड़ोसी देश को हम लोग समझते हैं। भारत के पड़ोसी देश दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। दक्षिणी एशिया के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उन सब ने मिलकर के एक सार्क संगठन बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। और इसी का सदस्य कौन है? भारत। भारत की असल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, असल सीमा जो ज़मीन से टच करता हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। टोटल कितने देशों टच करता है? 7। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुष से कोटि से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर दूर है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटि जो श्रीलंका के तट से कितने किलोमीटर दूर है? 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों के श्रृंखला में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तरी पूर्व में स्थल भागों में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भागों में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र के कुछ दूरी पर पाकिस्तान है, तजाकिस्तान की सीमाएं भी हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से भी यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय के गोद में बसा हुआ है। नेपाल जो है हिमालय के गोद में बसा हुआ है, भारत का एक पड़ोसी देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत से बहुत ही निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो बसंतपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बसंतपुर से निकलती है। और ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है? तो कुर्सेला में। गंगा में कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला। गंगा में कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी का एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध को टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। इसीलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है? महत्व है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय श्रेणियों से होकर गुजरती है। इसे सीमा रेखा को नाम मैकमोहन रेखा है। हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा को नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व में देखा जाए तो भारत, चीन, म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर के क्या होती है? मिल जाती है। हम लोग को थोड़ा सा पीछे वाले पेज में
एक और बचा हुआ था। सार्क के निम्नलिखित सदस्य कौन कौन हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे धनुष कोटी से श्रीलंका तट की 24 किलोमीटर की दूरी कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? भारत हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है इसका? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी एक द्वीप है जिसका नाम है मन्नार द्वीप। क्या नाम है इसका? मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप, ठीक है। अब देखा जाए तो मन्नार द्वीप जो है, मन्नार द्वीप के पश्चिमी जो बिंदु है इसका नाम है तिलैया मन्नार। क्या नाम है इसका? तिलैया, तिलैया मन्नार, ठीक है। अब पंबन द्वीप का अगर पूर्वी बिंदु को अगर देखा जाए तो पंबन द्वीप का पूर्वी बिंदु का नाम है धनुष कोढ़ी, धनुष कोढ़ी, धनुष कोढ़ी, ठीक है। अब पंबन द्वीप का पश्चिमी भाग को देखा जाए तो यहीं पर है रामेश्वरम। क्या है यहाँ पर? रामेश्वरम, रामेश्वरम। और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। क्या है? यहाँ पर श्रीलंका है। इस तरह से तो देखिए पंबन द्वीप के जो पूर्वी बिंदु है धनुष कोढ़ी और मन्नार द्वीप के जो पश्चिमी बिंदु है तिलैया मन्नार, इसी के बीच में है, इसी के बीच में क्या है? इसी के बीच में एडम ब्रिज है। क्या है? एडम ब्रिज। इसी के बीच में क्या है? एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, जिसे हम लोग कहते हैं आदम का फूल। क्या कहते हैं? आदम का फूल भी हम लोग कहते हैं। अब यही धनुष कोढ़ी से श्रीलंका तक की जो दूरी है कितना है? यहीं से धनुष कोढ़ी से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जो कुल दूरी है कितना है? 24 किलोमीटर। कितना है? 24 किलोमीटर। हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये म्यांमार भारत से अलग करती है। ये जो पूर्वांचल की पहाड़ी है ये म्यांमार को भारत से क्या करती है? अलग करती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ये म्यांमार को क्या करती है? भारत से अलग करती है। इसी को पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आरा कानायोमा पर्वत में मिल जाती है। आरा कानायोमा पर्वत में क्या हो जाती है? मिल जाती है। दक्षिण में यह पहाड़ियाँ म्यांमार के आरा कानायोमा पर्वत में क्या होती है? मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। यही पर्वत जो आगे चल के बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के रूप में प्रकट हो जाती है। तो यह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रकट हुई पहाड़ियाँ हैं वही पूर्वांचल की भी पहाड़ियाँ हैं। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। उत्तर पूर्व में क्षेत्र में अगर देखते हैं तो यह जो पर्वतमालाएं हैं अत्यंत जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही क्या है? कठिन है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जटिल उबड़ खाबड़ क्षेत्र होंगे वहाँ पर आवागमन क्या होंगे? अत्यंत ही क्या होगा? कठिन होगा। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात की आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में दूसरी पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर क्या होती है? गुजरती है। तीसरी प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई है। ज्ञात कीजिए कि भारत के कितने राज्यों के सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है? आप लोग निकाल के बताइएगा। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह से पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है और भारत पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है।
अब हम लोग समझते हैं भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी गुनी बड़ी है, तो हम क्या देखे थे हम लोग, 2 गुनी बड़ी है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसको कहते हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, तो देखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 2.4% है। ठीक है। भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तरी अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। तो देखा जाए तो मुख्य भूभाग कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया। देशांतर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक का हो गया। भारत के कुल डैश राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितने हैं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग होती है, तो क्या है, क्या है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। क्या हो गया, मन्नार की खाड़ी। इसी से क्या होती है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, जो हिमालय के कैलाश श्रेणी से निकलता है। हिमालय के कैलाश श्रेणी से निकलता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कैलाश श्रेणी कौन सा हिमालय का हिस्सा है, तो एक ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो हम लोग एक चैप्टर हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं।